पैसा इतना है, हम तो बियॉन्से नचवाते हैं अपने छोटे छोटे फंक्शन पर। रिटेंशन तो इनके इतने बढ़िया थे कि कुछ कहने की बात नहीं। पहले दिन तो ऑक्शन में शायद आए नहीं थे। 10 में से कितने नंबर है मुंबई इंडियंस को? मैं बहुत बढ़िया, भगवान जी के बेटे को ले लिया उन्होंने। मेरी तरफ से 11। लेकिन उसके अर्जुन तेंदुलकर रोजगार योजना ही है ये, जिसमें 30 लाख में खरीदा गया है। आपको क्या लगा सिर्फ भगवान है? जी नहीं, अल्लाह गजनफर को भी खरीदा है 4 करोड़ 80 लाख में। देखिए कितनी गॉड, अल्लाह और भगवान। सेक्युलर टीम है, सेक्युलर टीम है। इनके पास कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं है। रायन रिकल्टन है इनके पास। रायन रिकल्टन है, बट वो भी 1 करोड़ में इनको मिल गए थे। ईशान किशन से काफी बड़ा डिग्रेड है जी। अगर आप विकेट रायन कीपर रिकल्टन। बैट्समैन की बात करें। कुछ साल पहले जो मुंबई इंडियंस की पूरी टीम हुआ करती थी, जिसमें आपको दिखाई देते थे कि बाहर के खिलाड़ी भी बड़े सॉलिड खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं सिवाय ट्रेंट बोल्ट के। रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर कौन होंगे? अर्जुन तेंदुलकर हैं? मुंबई इंडियंस वो टीम जिसमें वनडे टीम का कप्तान और इंडिया की T20 टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंडर खेलेगी, उस टीम के बारे में बात कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के बारे में रिटेंशन में इन्होंने 5 बड़े प्लेयर्स को रिटेन किया था इंडियंस को, और ऐसा लगा था कि शायद ये 11 इंडियंस के साथ भी खेल सकते हैं। लेकिन अब आईपीएल के जो ऑक्शन है उसमें कुछ खिलाड़ियों को उठाया है। पहले दिन तो शायद एब्सेंट थे ये, पहले दिन तो ऑक्शन में शायद आए नहीं थे। इनको पता लग गया था सऊदी अरब में जो 5 स्टार होटल्स है, हाँ, वहां पे लिकर का प्रबंध है। ओ तो ये ठेके नहीं है कहीं, हाँ। लेकिन बाकी प्रबंध है। ओके, तो इनका काम हो गया था पहली सेट। रिलायंस कर रहे थे उस पर ये। रिलैक्स कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पे यार, हद हो रही है। लेकिन जियो ऐसी यार। टीम बना दी है मुंबई इंडियंस ने। पर क्या वाकई कैसी टीम बनाई है, इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत कपूर, अभिषेक मनचंदा, और मुंबई इंडियंस की बातें होंगी। और मुंबई इंडियंस के बारे में इस टीम को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि 10 में से इनको कितने नंबर देने चाहिए, और ये बढ़िया टीम है या घटिया टीम है। तो भाई रिटेंशन तो इनके इतने बढ़िया थे कि कुछ कहने की बात नहीं। रिटेंशन के बारे में बात करूं, और जिस तरीके से अब ऑक्शन के बाद जो टीम इन्होंने बनाई है, कुछ प्लेयर्स के नाम बता देते हैं। सूर्य कुमार यादव 16 करोड़ 35 लाख में इन्होंने रिटेन किया था। रोहित शर्मा 16 करोड़ 30 लाख में रिटेन किया था, 5 लाख कम में, बिकॉज ही इज सेल्फलेस। उसके अलावा तिलक वर्मा 8 करोड़ में इनको रिटेन किया था। रायन रिकल्टन साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन 1 करोड़ में इनको खरीदा है। रॉबिन मिन्स को 65 लाख में खरीदा है। हार्दिक पांड्या जो कप्तान है 16 करोड़ 35 लाख देकर इनको भी रिटेन किया था। नमन धीर 5 करोड़ 25 लाख में इन्हें खरीदा है। इनके पास ऑप्शन था कि ये ऑक्शन में अनकैप्ड कैटेगरी में इनको 4 करोड़ में खरीद लें, लेकिन कहा कि पैसा इतना है, हम तो बियॉन्से नचवाते हैं अपने छोटे छोटे फंक्शन पर। नमन धीर को भी हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। आईपीएल के पर्स में से बियॉन्से ने चाह रहे हैं। व्हाट इज दिस? नहीं यार, पर्स इतने सारे हैं, आपको आइडिया नहीं है कौन सा पर्स कहां पर रखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा और भी जो प्लेयर्स हैं, विल जैक्स, इनको जब खरीदा और आरसीबी ने इनके ऊपर अपना आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया, तो आकाश अंबानी जी पर्सनली जाकर बधाई देकर आए थे आरसीबी वालों को। 5 करोड़ 25 लाख में विल जैक्स को खरीद लिया है। मिचेल सेंटनर 2 करोड़ रुपए में इस गोल्फ खेलने वाले प्लेयर को भी खरीद लिया है। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ में सबसे महंगे इस टीम के खिलाड़ी हैं। अर्जुन तेंदुलकर एम्प्लॉयमेंट योजना के अंतर्गत अर्जुन तेंदुलकर को भी 30 लाख रुपए में खरीद लिया गया है। क्या कह रहे हो यार? अर्जुन तेंदुलकर रोजगार योजना ही है ये, जिसमें 30 लाख में खरीदा गया है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर रोजगार योजना में अर्जुन तेंदुलकर को खरीद लिया। जी, अरे नाम इतने बड़े, भगवान के बेटे हैं भाई। लेकिन उसके अलावा आपको क्या लगा सिर्फ भगवान है? जी नहीं, अल्लाह गजनफर को भी खरीदा है 4 करोड़ 80 लाख में। देखिए कितनी गॉड, अल्लाह और भगवान। सेक्युलर टीम है। उसके अलावा रीस टोपली 75 लाख में, यार बार्गेन में मिल गए इनको यहाँ पर। क्रिश्चियन आ गए जी, क्रिश्चियन भी। लिजार्ड विलियम्स, लिजार्ड भी एनिमल प्लेनेट भी है साथ में। 75 का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 75 लाख में लिजार्ड विलियम्स। कहेंगे तो लिजर्ड से तुम बैट बॉल खिला रहे हो, ये तब की तो। कर्ण शर्मा डायनासोर के टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, ये भी है 50 लाख में। ट्रेंट बोल्ट, यही वो एस्ट्रॉइड था जो धरती पे आके मारा था, डायनासोर गए। यही है वो, कर्ण शर्मा नाम था उसका। लेकिन ट्रेंट बोल्ट को खरीदा है 12 करोड़ 50 लाख में। दीपक चाहर, इनको एनसीए से लेकर आए हैं ये लोग 9 करोड़ 25 लाख में। तो भाई मुंबई इंडियंस के ये बड़े प्लेयर्स। अभिषेक आपसे शुरू करते हैं, कैसी लग रही है टीम? 10 में से कितने नंबर है मुंबई इंडियंस को? मैं बहुत बढ़िया, भगवान जी के बेटे को ले लिया उन्होंने। मेरी तरफ से 11।
पर क्या प्लेइंग 11 में आ पाएंगे? भगवान जी के बेटे को ले तो लिया है। हाँ तो ले लेंगे क्या, पिछली बार नहीं खिलाया उन्होंने? इम्पैक्ट दोनों तरीके से। अरे नहीं भाई, दोनों तरीके से फिर वो एक बैटिंग और बॉलिंग रह जाएगी। ऑलराउंडर है वो, ऑलराउंडर। पर मुझे ये बताइए, अगर अर्जुन तेंदुलकर इम्पैक्ट प्लेयर के तरीके से आते हैं इस टीम में, तो इम्पैक्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है? ड्रेसिंग रूम में, दूसरी टीम के ऊपर दूसरी टीम के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। पर चलिए 10 में से 11 नंबर आपको इतनी बढ़िया टीम लग रही है कि मजाक छोड़ दें तो जीरो क्रिकेट नॉलेज? नहीं, जीरो क्रिकेट नॉलेज तो हम यहाँ पे एक पॉडकास्ट का नाम भी रख सकते हैं, जीरो क्रिकेट नॉलेज। लेकिन ये टीम यार ऐसे लग तो बढ़िया रही है। रिटेंशन जैसे जैसे इन्होंने कर ली है, और उसके बाद इनके पास जो इतना सा पर्स बचा, 75 करोड़ इन्होंने अपने रिटेंशन के अंदर खत्म कर लिया है। लेकिन प्लेयर सच में इतने बड़े थे कि अगर उनके ऊपर वो पैसा डाला है वो जस्टिफाइड लगता है, वर्थ। उसके बाद जब इन्होंने जो इनके पास अब बचा कुचा पर्स था और जितनी बड़ी बिडिंग्स जा रही थी, इनके दिमाग में क्लैरिटी ये थी कि भाई हमारे पास एक मतलब बॉलर्स जो है, अगर जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर है और हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर अगर है, बैटिंग में आपके पास रोहित शर्मा है, आपके सूर्या है, आपके पास तिलक वर्मा है, तो आपकी ऐसे मान के चलो कि जो आपने लिए ये तो प्लेइंग 11 में है ही है। बिल्कुल। तो जो थोड़ा सा पर्स इनके पास बचा था, जैसे इन्होंने खर्चा करा, मेरे हिसाब से इन्होंने 9 आउट ऑफ 10 वाली टीम बना दी है, क्योंकि इतना बढ़िया कोर है इस टीम का। और जो बाद में लेकर आए हैं, अगर ये दीपक चाहर भी, मैंने पहले भी कहा था चेन्नई वाले उसमें भी कि दीपक चाहर मुंबई में शायद बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल, और कंड्यूसिव कंडीशंस होंगी इनके लिए, इनकी टाइप ऑफ बॉलिंग के लिए। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट जैसे आ गए हैं, और ऐसे जो भी बीच में लोग आए, और नमन धीर भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो बात सही है कि 4 करोड़ में रखा जा सकता था, बट देन ठीक है, विल जैक्स को लेकर आए हैं। ऑक्शन डायनामिक्स कहते हैं इसको, अपनी बेवकूफियां छुपाने को ऑक्शन डायनामिक्स भी कहा जाता है। हमें लगा कि हम 2 में ले आते, यस, वो बाई चांस 5.25 में आ गया, ऐसी कोई बात ये तो होता रहता है। सही बात है। और उनके लिए क्या, मतलब एक छींक मारी 3 करोड़ रुपए हो गए। हाँ, मतलब वो भी एक तरफ से एक तरह की नाक अगर इधर उधर हुई 3 करोड़ रुपए। लेकिन तो टीम सच में बढ़िया लग रही है, और इसको हल्के में ना ही ले कोई बाकी लोग तो ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल, मुंबई की टीम लग तो सॉलिड रही है, और जिस तरीके से आपने कहा कि जब रिटेंशन के टाइम पर ही आप 5 ऐसे प्लेयर्स ले लेते हो जो लगभग टीम इंडिया की ओरिजिनल 11 खिलाड़ियों की टीम वाले 5 प्लेयर हो, कप्तान ही कप्तान भरे हुए हैं बिल्कुल आपके पास। और तिलक वर्मा की फॉर्म हमने अभी देखी है भाई, वो क्या वो नॉन स्टॉप सेंचुरी मार रहा है भाई। वो आदमी वहां जाके मार रहा है बैक टू बैक सेंचुरी, साउथ अफ्रीका जाके वो आदमी स्मैट में पकड़ पकड़ के मार रहा है, सेंचुरी पे सेंचुरी। क्या कर रहा है, क्या खा के अचानक से आ गया तिलक वर्मा से? आप ये इतने साल से हम देख रहे हैं आईपीएल खेलते हुए, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि इतना तोड़ के खेल रहा है। कुछ तो भाई कोई बूटी वगैरह के हाथ में आई है। और जो सूर्य कुमार यादव की नंबर 3 की पोजीशन खा गया सोचो कब। नहीं, सेल्फलेसनेस कहते हैं। सूर्य भाव ने दी है, अपनी जगह से एक नीचे करी और तिलक भाई को आगे एक ऊपर रखा। सूर्य भाई हर कोई बाबर आजम नहीं होता है जो अपनी जगह पर रोक के रखे, खा के रखे। पर प्रशांत, आपसे जानेंगे सेल्फलेस इंडियंस की जो ये जो प्लेइंग 11 है, आपको कैसी सी लग रही है यहाँ पर? कैसी टीम है ये? देखो, 5 का कोर तो जेन्युइन बहुत बढ़िया, और जब रिटेंशन हुई थी तो ये तो 9 9.5 वाली टीम थी। बिल्कुल। पर अब जब इनकी जब पूरा ऑक्शन हो गया है, तो अब मुझे लग रहा है ये 8 वाली हो गई है। आप काफी स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हो आप। यार देखो, एक बात तो इनके पास कोई अच्छा विकेट कीपर नहीं है। रायन रिकल्टन है इनके पास। रायन रिकल्टन है, बट वो भी 1 करोड़ में इनको मिल गए थे कि अगर इतना बढ़िया खेल रहे होते तो बहुत सारे लोगों की नजर होती है उनपे। अगर इनको पहली अगर बिड पे अगर वो मिल गए, ऑप्शन है, मतलब रॉबिन मिन्स को लेकर आए हैं। रॉबिन मिन्स वो भी एज अ विकेट कीपर ऑप्शन आप उन्हें बुरा तो नहीं कहोगे, पर स्टिल मतलब जैसे ऋषभ पंत अगर कोई बड़े कीपर है, कोई क्विंटन ईशान किशन की रिप्लेसमेंट सोटू से उनको नहीं मिली। ईशान किशन से काफी बड़ा डिग्रेड है अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो। बिल्कुल। और उसके बाद आपने ट्रेंट बोल्ट अगर आप अच्छे ले आए, पर आपके पास कोई ऐसा बहुत तगड़ा ऐसा स्पिनर भी नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ फास्ट बॉलर आपने अच्छे कर लिया, आपने ट्रेंट बोल्ट भी ले लिया। इंडियंस का इतिहास नहीं रहा कि इनके पास कभी अच्छे स्पिनर नहीं होते और फिर ये पीयूष चावला से भी अच्छी स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं। बात सही है, हो सकता है करण शर्मा से ये करा ले। करण शर्मा तो सीजन खिलाड़ी है बंदा, वो नहीं छोड़ता, हर सीजन में खेलता है। सीजन का मतलब ये होता है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ धनिया है, ऐड हो ही जाता है टीम में। तो ये और प्लेइंग 11 में वो भी ये भी नहीं कोई इम्पैक्ट प्लेयर बना के लाना पड़े। लेग स्पिनर यार हर टीम देखती है कि लेग स्पिनर अगर आपके पास है, आप कोशिश करते हो, और खास तौर पे इंडियन अगर ऑप्शन है वो आप रख लो टीम के अंदर। हल्की बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। पर मिचेल सेंटनर इनके पास हैं, अगर उनको खिलाएंगे तो वहां पर एक अच्छा स्पिन ऑप्शन आपके पास आ जाता है। लोअर ऑर्डर में लंबे छक्के भी लगा सकते हैं। सो लेकिन यहाँ पर जब हम मुंबई इंडियंस की टीम देखते हैं, और ये जब मैं इस टीम को देखता हूं कि जब मैं 11 खिलाड़ी खिलाऊंगा, मुझे लगता है कि
इंडियन खिलाड़ी तो बहुत जबरदस्त है, पर जो अगर आप फॉरेन खिलाड़ी, और वो भी जब आप 4 खिलाड़ी आपको शामिल करने हैं, तो जो शुरुआत में कुछ साल पहले जो मुंबई इंडियंस की पूरी टीम हुआ करती थी, जिसमें आपको दिखाई देते थे कि बाहर के खिलाड़ी भी बड़े सॉलिड खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, सिवाय ट्रेंट बोल्ट के। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह का कॉम्बिनेशन, मुंबई इंडियंस पहले भी इस कॉम्बिनेशन के साथ जा चुकी है, आईपीएल ट्रॉफी भी जीत चुकी है उस कॉम्बिनेशन के साथ। तो वो मुझे लगता है कि इस पूरे ऑक्शन में मुंबई इंडियंस के लिए जो सबसे बढ़िया काम हुआ वो दो हुए कि जोफ्रा आर्चर ये खरीद नहीं पाए और ट्रेंट बोल्ट खरीद लिया। बहुत बढ़िया। लेकिन वही बात है कि जब पर्स आपके पास लिमिटेड था और आपको इतने सारे स्लॉट्स फिल करने थे, तो ये बहुत लॉजिकल अप्रोच थी थिंक टैंक की मुंबई की कि ज्यादा स्प्लर्ज ना करें और ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल ना पकड़े जिनके ऊपर एक साथ ही 10-20 करोड़ 25 करोड़ जा रहे हो। उन्होंने कम पैसे में खरीदे हैं और मेरे हिसाब से जो टीम बनाई है बड़ी बैलेंस करके बनाई है, क्योंकि जो रिटेंशन है वो अपने आप में ऐसे है कि अगर 2 बंदे भी चल गए इधर साइड, बिल्कुल 1-2 बंदे बॉलिंग में 1-2 बंदे बैटिंग में, ये खा के चले जाएंगे सबको। बिल्कुल। और उस हिसाब से इन्होंने लिमिट कंस्ट्रेंट्स थे यार, कंस्ट्रेंट्स थे, वही बात है। उसके अंदर बंदा इतना तो ऑक्शन डायनामिक्स में तो ये सब होता ही रहता है। और अगर आप इस पूरी टीम को देखो तो इस टीम ने इस मेगा ऑक्शन के बाद क्या खोया है, अगर आप पिछले सीजन्स की बात करो तो टिम डेविड को खोया है। वो वैसे भी क्या ही कर रहे थे यहाँ, तो जिस तरीके से उनको पोलार्ड का रिप्लेसमेंट बता के टीम में रखा हुआ था और पोलार्ड को बैटिंग कोच बना रखा था, हाई कर दी ना पूरी जनता की। हाँ, तो ये टिम डेविड उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। दूसरी जो ईशान किशन मुझे लगता है कि एक बड़ा लॉस जरूर करेंगे। ईशान किशन को मिस करेंगे क्योंकि ईशान किशन जैसा रिप्लेसमेंट पूरी प्लेइंग 11 में ये कोई लेकर नहीं आ पाए हैं। मतलब सही बात है, लेकिन जस्ट अगर आप वैसे सोचो कि अगर ईशान किशन एक एक्सप्लोसिव बैटर आपके पास नहीं है, मैं विकेट कीपिंग को थोड़ा साइड रख रहा हूँ, अगर आप ये देखते हो तिलक वर्मा की जैसी फॉर्म आई है, अगर ये सच में इसी 6 हिटिंग मशीन जैसे वो बन गए हैं, बिल्कुल अगर सच में वो अपनी ये फॉर्म आईपीएल में भी लेकर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपको सच में ईशान किशन की शायद वो जो कमी है बैटिंग वाली वो महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज जो बहुत अच्छी हुई है इस टीम के साथ वो ये हुई है कि इन्होंने बाउचर को उठा के फेंक दिया है। बहुत बढ़िया, ये जो बेस्ट काम करा, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी जो बैड पीआर हुई थी, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाउचर साहब जो चुप रह गए और उससे पहले पॉडकास्ट वगैरह जाके इधर उधर के उल्टी सीधी बातें इन्होंने बोल दी, फिर बाद में रोहित शर्मा जी की जो बीवी जी हैं उन्होंने भी कमेंट कर करके बड़ी बेइज्जती करी। तो ये सारे जो कांड हुए थे इस सब के बीच में वो मार्क बाउचर थे, उनको उठा के साइड करा, ये बहुत अच्छा काम करा। और अपने जो ट्रस्टेड वो जो है महिला जावेद ने जो आपको वो ट्रॉफीज जिता चुके हैं, जो आपका वर्ल्ड ओवर पूरा संभाल रहे थे, जो मुंबई इंडियंस का जो है फ्रेंचाइज बिजनेस है उसको संभाल रहे थे, उनको वापस लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से टीम में जितने भी अगर कोई इश्यूज हैं कुछ भी हैं वो सेटल करने के लिए। और अब वो जो पहले लास्ट ईयर हम बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में पंगा है, बुमराह ऐसे हैं वैसे हैं, सारी इमेज ठीक कर दी यार, सारी इमेज ठीक कर दी साल में भाई। वो साल तो भाई T20 वर्ल्ड कप कैसे आया है, ऐसे ही आया ना भाई। एक बार जब आंसू पहुंचते हुए एक दूसरे दोनों भाई मिलने कर दी, करण अर्जुन हो गए जब सारे के सारे, तो फिर बता बचता क्या बीच में। बिल्कुल, और मतलब चुम्मियां चल रही हैं मैच के बाद, तो बिल्कुल सब लोगों के दिल तो वैसे ही मिल ही जाने थे। इमोशनल लोग तो हम है ही हैं, हम भी कहते कोई बात नहीं, रोहित भाऊ का दिल बड़ा है। पांड्या को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पांड्या फिर भी कप्तान है और कम से कम मुंबई इंडियंस ने ये चीज पहले से ही बिल्कुल बताकर एक और जो दूसरी जो फ्यूल हो जाता है इन फाइटिंग का उसको खत्म किया है कि हार्दिक पांड्या को पिछली बार आप लेकर आए थे, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर आए थे। ऑल्दो आपने मैनेजमेंट की बात करी तो इस बार जहीर खान नहीं है मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं। पर मुंबई इंडियंस ने ये जो टीम बनाई है, अब ये जो हमने टीम दिखाई दे रही है, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, थोड़ी सी इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, पर रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर कौन होंगे? वही यार, अब रायन रिकल्टन सब लोग इतना कह रहे हैं तो वही नजर आ रहे हैं, नहीं तो अर्जुन तेंदुलकर है। अर्जुन तेंदुलकर तो बुमराह से पहले नई बॉल लेंगे ना? नहीं, वो ओपनिंग भी करते हैं, ओपनिंग बैटिंग भी कर सकते हैं। ओपनिंग बैटिंग रोहित शर्मा और अर्जुन तेंदुलकर। ओके, आप बताएं थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा के साथ कौन ओपन करेगा? आई एम स्टन्ड। कमेंट्स में लिख दीजिए जीरो क्रिकेट नॉलेज। नहीं, पर मतलब अर्जुन तेंदुलकर कुछ भी कहो यार, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है अर्जुन तेंदुलकर। ओपनिंग बैट्समैन यार, नहीं ओपनिंग बैट्समैन नहीं, पर मुझे लगता है उन्होंने ओपनिंग बॉलिंग करी है जरूर, और शुरुआत में वो जो 2-3 ओवर कई मैचेस में उन्हें निकाले हैं, और कम से कम जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया। अच्छा, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि अर्जुन तेंदुलकर अगर मुंबई इंडियंस की टीम में है,
मुझे इसमें नेपोटिज्म और ये वो ठीक है, नेपोटिज्म है तो है, लेकिन मुझे इसमें कुछ बहुत बुरी बात नहीं लगती। भाई ये देश की टीम तो है नहीं, ये एक फ्रेंचाइजी की टीम है, वो अपने बेटे को खिलाना चाहे अपने बेटे को खिलाएगा। कौन कुछ उखाड़ना चाहे क्या उखाड़ लोगे आप उसका? तो मुझे लगता है अर्जुन तेंदुलकर को अगर मौका मिल रहा है, अगर आप कुछ भी कहिए किसी भी वजह से, वैसे भी इतनी किसी XYZ टैलेंटेड आदमी के जगह अगर मौका मिल रहा है, क्या ही बड़ी बात होगी। क्या पता अर्जुन तेंदुलकर को प्लेबैक सिंगिंग पसंद हो। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से वो मुंबई इंडियंस की टीम में रहे हैं। अब 23-24 लोगों का अब अर्जुन तेंदुलकर अगर नहीं खेलते तो भी नमन धीर को कितना ही मौका मिला था भाई इस टीम में। अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो टीम का हिस्सा है, अगर वो चाहते हैं कि यार कम से कम चलो प्लेइंग 11 नहीं, आप वो 20-25 का जो पूल है उसका अगर आप हिस्सा रहे, हम और आप कौन होते हैं इस बारे में उंगली करने वाले यार? क्योंकि ये टीम इंडिया तो है नहीं कि आप कहो कि यार देश से बड़ी चीजें, बड़ा देश को ताक पर रखकर इतनी सारी चीजें हो रही हैं। फ्रेंचाइजी का गेम है। गुरुदेव इतना ज्ञान दे दिया, हम तो मजे लेते ही है, लेते रहेंगे। पर मैं क्या हो गया? पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले पर ज्यादा खिंचाई होती है उनकी, और बड़ा स्क्रूटनी बहुत ज्यादा है यार। अभिषेक बच्चन की नहीं होती अमिताभ बच्चन को लेकर, अच्छा एक्टर है जबकि अभिषेक बच्चन। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस से कोई फिल्म बनाएंगे, उसमें अभिषेक बच्चन को लेंगे, तो तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि उनको किसी और को मौका दिया जाना चाहिए? तो वही मुझे मुंबई इंडियंस का हाल सूरज पंचोली पे भी कुछ नहीं कह सकता। एक मिनट, मुझे लगता है विल जैक्स ओपन उनको करना चाहिए, क्योंकि विल जैक्स वैसे तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में जनरली आप उनको मिडिल ऑर्डर में देख रहे होते हो, लेकिन ओपन भी करते हैं वो जब दूसरी टीमों से खेलते हैं। ओपनिंग का एक्सपीरियंस है उनको, और वो जैसा प्लेयर है, एक हार्ड हिटर उनकी इमेज है। उनकी इमेज वही है कि भाई आके तोड़ फोड़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उनको अगर ओपन भी करवा लिया जाए तो कोई बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नहीं तो आप नंबर 5 या 6 पे उनको सेट कर सकते हो। मुझे लगता है रायन रिकल्टन के साथ ही शुरुआत में तो कम से कम कुछ मैचेस में मुंबई इंडियंस ओपनिंग के लिए जाएगी। रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी होगी। नंबर 3 पर अगेन सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा। 3 और 4 पर अब देखना होगा कि मुंबई इंडियंस के लिए कौन नंबर 3 पर आता है। नंबर 3 अब वहां गई है तिलक वर्मा को वो जगह। जो असली कप्तान साहब बोलेंगे वो हो जाएगा। हालांकि हार्दिक पांड्या के रहते रहते ही तिलक वर्मा को नंबर 3 पे खिलाया गया था जी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जिस ड्रेसिंग रूम में फैसला लिया गया वहां पे हार्दिक पांड्या ने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, उनकी बात नहीं हुई होगी बिल्कुल लक्ष्मण साहब से। तो हो सकता है कि यही सेम आपको नंबर 3 पर तिलक वर्मा देखने को मिल जाए। बिल्कुल। तो और वैसे भी अगर नंबर 3 पर तिलक वर्मा है, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव है, या फिर थोड़ा सा अगर उल्टा भी कर दिया जाए तो ये भी उनका अंदरूनी मामला है। पर ये कम से कम ऐसा लग रहा है कि नंबर 4 तक ये जो सॉलिड बैटिंग है, इतना अंदरूनी मामला करते रहेंगे ना भाई साहब, हम यहाँ पे वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इतना तो सेंटी हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि नंबर 4, मैं कह रहा हूँ 3 और 4 ये तो चलता ही रहता है कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। नंबर 3 और 4 ही सॉलिड है। हाँ। रायन रिकल्टन टेस्टेड नहीं है और रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। यार ये बात कहकर आपने बड़ी बात कह दी है कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। तो क्या हुआ? पिछले 3 सीजन से रोहित शर्मा की सिर्फ 250 आई हैं, तो क्या हुआ? हाँ। अरे तो क्या बाउचर साक्षात खुद आ गए यहाँ पे उतर के। लेकिन बात आ गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि रोहित शर्मा, जो हम 5 रिटेंशंस की बात कर रहे थे जो मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया, उसमें अगर इस टाइम पर फॉर्म के हिसाब से, T20 फॉर्म के हिसाब से, IPL की फॉर्म के हिसाब से अगर कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो वो रोहित शर्मा है। और अब ऐसा सा लगता है कि ये रोहित शर्मा के लिए भी आई थिंक ये वो वाला सीजन है कि देयर इज नथिंग टू लूज। अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब वो MS धोनी वाले स्टेज पे धीरे धीरे रोहित शर्मा से मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन उतनी रहेगी। आप 10 बॉल खेलो, 20 मारो, 11वीं बॉल पे वापस आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर रोहित शर्मा इतना भी करके जा रहे हैं तो वो एक हेड स्टार्ट मिल गया आपको पावर प्ले में। और वही हेड स्टार्ट मुंबई इंडियंस को चाहिए था, क्योंकि जो पूरी टीम बनाई है वो बड़ी सॉलिड बनाई है। नंबर 5 की अगर बात करें तो नंबर 5 पर विल जैक्स मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 5 पर वो बढ़िया काम कर सकते हैं। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। तो भाई नंबर 6 तक आपके अगर ये टीम खिलाते हैं तो हार्ड हिटिंग बैट्समैन से भरपूर है। नंबर 7 पर मैं मिचेल सेंटनर को देख रहा हूँ, क्योंकि स्पिन ऑप्शन कहीं ना कहीं सभी पूरे इंडिया में जब ये मैचेस खेले जाएंगे आपको एक अच्छा स्पिनर भी चाहिए, एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए जो बैटिंग भी कर सके। नंबर 7 पर मिचेल सेंटनर। नंबर 8 पर आपकी टीम में कौन है? क्या नंबर 8 पर हमें नमन धीर खेलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि मतलब नंबर 8 पर एज इन क्या नमन धीर प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे? नमन धीर अगर आते हैं तो फिर उनको आप नंबर 7 पे ही रखोगे। मतलब सेंटनर मेरे ख्याल से उनके बाद ही आएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर बैटर अगर आपको नमन धीर मिल जाते हैं तो फिर आप पहले उनको ट्राई आउट करोगे। नमन धीर भी ऑल्दो है तो ऑलराउंडर ही, हाँ, बट ठीक है बैटिंग नहीं, एज अ बैटर वो ज्यादा। पर क्या नमन धीर आप दोनों की प्लेइंग 11 में है? फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11 में आपको नमन धीर दिखाई। और अगर आपको नमन धीर नहीं दिखते हैं यहाँ पे तो ये अर्जुन तेंदुलकर का स्पॉट है।
ये बिल्कुल हो लेकिन सकता जिस हिसाब से जब आरटीएम लिया था, जब ये राजस्थान इन पे बिड कर चुकी थी करीब 3.5 करोड़ पे, और वो सोल्ड हो चुके थे नमनदीर, और उसके बाद जब पूछा गया मतलब मुंबई इंडियंस से, तब उन्होंने कहा कि ठीक है वो प्राइस बताए, तो जैसे ही उन्होंने 525 बोला, एकदम से आकाश वो इतने एक्साइटेड हो गए कि भाई मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये चाहिए। तो हो सकता है इतना तो इनके दिमाग में हो कि हाँ यार ये हमारे प्लेइंग 11 वाला बंदा था, हाँ। तो इस वजह से उन्होंने इतना वो एक्साइटेड हो गए कि भाई ये चाहिए ही मेरे को। बिल्कुल। तो अगर नमनदीर नंबर 8 पर हैं, तो 9, 10, 11 पर मैं तो दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह को देखता हूं। और जब मैं ये 3 फास्ट बॉलर को देखता हूं तो मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर इनकी फास्ट बॉलिंग कम से कम ठीक ठाक मजबूत है। ठीक ठाक मजबूत है, क्योंकि ये 3 तो हैं ही, प्लस हार्दिक पांड्या और हैं, प्लस हार्दिक पांड्या भी हैं। जी हाँ। और उसके अलावा अगर आप फिर अगर हम इसी प्लेइंग 11 की बात करें, तो अगर आपके पास नमनदीर भी हैं बॉलिंग करने के लिए, आपके पास सैंटनर भी हैं, कौन है, सैंटनर भी हैं, आपके पास तिलक वर्मा भी है, मतलब ये भी अब तो सूर्य कुमार यादव ने भी बॉलिंग करनी शुरू कर दी है, सूर्या भी है। हाँ, तो एक आधा ओवर 19 का निकालना। लेकिन वही है कि सैंटनर अगर नहीं होते हैं तो जो अल्लाह गजनफर हैं जी, इनको भी आप उनकी जगह रख सकते हो, बहुत अच्छे ऑप्शन है। पहले भी मैंने कहा था, अफगानिस्तान टीम की तारीफ करी थी इसमें कि इनके प्लेयर अचानक से एक निकल के आता है और वो ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि सब नोटिस उसी टाइम पे कर लेते हैं कि भाई क्या गजब बंदा है यार ये। तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे, बट एज अ बैकअप बहुत सही है। नहीं बिल्कुल। और अल्लाह गजनफर 4 करोड़ 80 लाख रुपए में अगर मुंबई इंडियंस ने खरीदा है, और ये सोचा है कि जिस तरीके से वो लगातार, अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि वो शायद 4 दिन में 4 अलग अलग जगह जाकर वो मैचेस खेल कर आए हैं, कभी T10 का मैच खेल रहे हैं, कभी कोई और सा मैच खेल रहे हैं, तो अल्लाह गजनफर के प्रॉपर्टी बन गई यार, हॉट प्रॉपर्टी है। और काफी लोग पीछे भाग रहे थे उनके, 3-4 फ्रेंचाइजीज ने बिड किया है उनके ऊपर, और फिर जाके, और वो भी उस स्टेज पे जब टीमों के पास बचे सिर्फ 6-7 करोड़ थे, तो अब जाके 4 करोड़ 80 लाख का बंदा खरीदना। तो अफगानिस्तान के अगर प्लेयर्स देखो तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स ऊंचे पैसों में ही गए हैं, बहुत ही कम प्लेयर्स हैं। राशिद खान को तो चलो नंबर 1 रिटेंशन मिला, शुभमन गिल से भी ऊपर। आप नूर अहमद को देखो, नूर अहमद 10 करोड़ में अगर नूर अहमद, और जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस टाइम पर अगर किसी एक कंट्री का सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा है इन टर्म्स ऑफ करोड़ों कमाने में, तो वो शायद अफगानिस्तान ही रहा है। तो वो अफगानिस्तान की टीम के जो प्लेयर्स हैं, देखना होगा ये किस तरीके से है। लेकिन अब मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको मुंबई इंडियंस की टीम ये 10 आउट ऑफ 10 वाली लग रही है? क्या आपको लगता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कि विकेट कीपिंग के मामले में थोड़ी सी कमजोर है, कहां पर कुछ और कमजोरियां हैं जो कि आप देख पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि ये टीम ऐसी बन गई है कि अब ये प्लेऑफ्स के बाद 6th टाइटल जीतने वाली 2025 में ये टीम बन सकती है? कितने नंबर, बढ़िया टीम, घटिया टीम, जो भी हो आपका कहना, 10 में से कितने नंबर देने हैं, ये सब आपको कमेंट्स में लिखकर बता देना है। हमारे आईपीएल पॉडकास्ट, ये जो बॉयज पॉडकास्ट है जिसमें हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इसको लगातार इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। जीरो क्रिकेट नॉलेज में हम लोग आपका साथ हमेशा देते रहेंगे ताकि आप ये भी कमेंट लिखते रहो। लेकिन अच्छा लग रहा है कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और मेरा फेवरेट तो जो डायलॉग है, जो कमेंट है, जो सभी उसमें आता है, वो ये आता है, 0% नॉलेज 100% बकचोदी। बेस्ट। एडिटर साहब बीप लगा देना। कॉमेडी। लेकिन चलिए, तो ये थी मुंबई इंडियंस की बात। अगर आपको कोई और सी टीम का भी एनालिसिस देखना है तो भी आप जी स्विच के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।